अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे थे उसमें आज का जो लेक्चर है वो लैरिंग्स के हवाले से है। पिछले लेक्चर में हमने फेरेंक्स के बारे में पढ़ा था कि उसका जो लोअर पार्ट है विच लाई एंटीरियरली दैट इज़ द लैरिंगोफेरेंक्स। आज हम उसी से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हमने लिया था नोज़ और माउथ से, फिर हम फेरेंक्स की तरफ चले गए और आज हम लैरिंग्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लैरिंग्स इज़ कॉमनली नोन एज वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स हम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो वॉइस प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं लैरिंग्स के आखिरी हिस्से पर। तो इसीलिए लैरिंग्स जो है वो हेल्प इनडायरेक्टली इन द वॉइस प्रोडक्शन। जब एयर पास आउट होते हैं फ्रॉम द लैरिंग्स और लैरिंग्स में मौजूद वोकल कॉर्ड तो वाइब्रेट होते हैं वोकल कॉर्ड की जो बैंड्स हैं और वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होते हैं। लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द नेक, जो नेक रीजन स्टार्ट होते हैं वो लैरिंग्स ही से स्टार्ट होते हैं, तो टॉप ऑफ द नेक पे मौजूद होते हैं। इसकी जो वर्टिब्रल लेवल के साथ उसकी रिलेशन है दैट इज़ फ्रॉम द C3 टू द C6, यानी C3 से ये स्टार्ट होकर सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर 3 से स्टार्ट होकर सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर 6 पर ये ख़त्म हो जाते हैं। एंड इट फॉर्म द प्रोटेक्टिव स्पेंस्टर ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक। स्पेंस्टर की बात हमने पिछले लेक्चर में की थी कि दैट हेल्प इन द एस्पायरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द रिस्पायरेटरी ट्रैक। तो उसमें जो फंक्शनल प्रोटेक्टिव स्पेंस्टर है दैट इज़ द लैरिंग्स। क्योंकि जब हम डिग्लूटेशन करते हैं, इंजेक्शन ऑफ फूड करते हैं, तो उसी दौरान ये लैरिंग्स अपवर्ड मोमेंट करके टंग की नीचे हिस्से के साथ स्टक हो जाते हैं और ये एयरवे जो है कम्प्लीटली ब्लॉक करते हैं। और इसमें वोकल अपरेटस हैं जो कि हमने स्टार्ट में बता दिया कि हेल्प करते हैं इन द वॉइस प्रोडक्शन, जिसकी बेस पे हम पूरी लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं या साउंड बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम में नज़र आता होगा कि दैट इज़ द फेरिंग्स। ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे पास फेरिंग्स है। अब फेरिंग्स से नीचे की तरफ आप आ जाए सो यहाँ पर ये वाला रीजन जो है दैट इज़ कॉल्ड लैरिंजियल इनलेट। ये इनलेट है, यहाँ से लैरिंग्स स्टार्ट हो जाते हैं और ये हिस्सा आप लोग देख सकते हैं कि फेरिंग्स की एंटीरियर साइड पे मौजूद है। इसके ऊपर एक छोटा सा प्लैप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है दैट इज़ कॉल्ड एपिग्लॉटिस। यही एपिग्लॉटिस है जो कि डिस्टिनेशन करते हैं बिटवीन द लैरिंग्स एंड द फेरिंग्स। जब हम खुराक खाते हैं तो ये लैरिंग्स के ऊपर होता है और लैरिंग्स को बंद करते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो फिर ये लैरिंग्स से ओपन करके फेरिंग्स की तरफ यानी एसोफेगस की तरफ आ जाते हैं और उसको ब्लॉक करते हैं। इससे ये वाला हिस्सा जो है ये दिस वोल एरिया इज कॉल्ड लैरिंग्स। और इस लैरिंग्स के नीचे हिस्से को आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पर्दा सा नज़र आते हैं, ये दैट इज़ द वोकल कॉर्ड या द वोकल अपरेटस। सो ये टेरिटरी है लैरिंग्स की। यहाँ से ये स्टार्ट हो जाते हैं इस लेवल से और इस लेवल पे ये ख़त्म हो जाते हैं, जो कि हमारे पास है C3 और लोअर लेवल है C6। फिर इससे आगे लैरिंग्स से जो है ट्रैकिया स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एनाटॉमी आप लोगों को समझाना था। अब इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन द ब्रीथिंग, क्योंकि ये वेंट पाइप है। इससे आगे फिर ट्रैकिया स्टार्ट हो जाते हैं जो कि जिसके थ्रू एयर एंटर होते हैं एंटर द लंग्स, प्रोड्यूसिंग साउंड्स। वोकल अपरेटस इसमें मौजूद है एंड प्रोटेक्टिंग द ट्रैकिया अगेंस्ट द फूड एस्पायरेशन। जो फूड आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक से एस्पायरेट हो जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ आते हैं,
तो लेरिंग्स जो है एक प्रोटेक्टिव स्पेंसर जो कि उसी फूड को लंग्स की तरफ जाने नहीं देते। और दूसरा जो लेरिंग्स है इसमें एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म मौजूद है जिसको हम कहते हैं कफ रिफ्लेक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें कोई चीज़ चला जाता है, थोड़ा सा फूड पार्टिकल, सो एट द पर्सन कैन स्टार्ट कफिंग, ताकि वो सब्सटेंसेस जो है उसको एक इरेडिकेट करे, बाहर की तरफ निकाले और उसको लंग्स की तरफ जो है जाने नहीं देते। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें लेरिंग्स की, तो लेरिंग्स में हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद हैं। एक है उसमें कार्टिलेजेस जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? दैट इज़ कनेक्टेड थ्रू द लेगामेंट्स। तो इसीलिए जो कार्टिलेजेस है उसको हम आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज कहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ लेगामेंट के थ्रू कनेक्टेड है। और ये कार्टिलेजेस मूवमेंट करते हैं ड्यू टू द मसल्स। इसके अलावा इसमें मेम्ब्रेन्स भी है जो कि मुख्तलिफ कार्टिलेजेस और स्ट्रक्चर्स के दरमियान मौजूद होते हैं। और इसमें एक बोन भी है जिसको हम कहते हैं हायर बोन एट द लेवल ऑफ C3। जिस लेवल पे लैरिंग्स स्टार्ट हो जाते हैं तो उस लेवल स्टार्टिंग लेवल पे यहाँ पर एक बोन है जो कि बेसिकली लैरिंग्स का पार्ट नहीं है लेकिन लैरिंग्स के साथ टाइटली अटैच है। ये वाहिद बोन है बॉडी में, हाइट बोन, जो किसी भी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं है, सिंगल बोन है, मूवेबल बोन है, ठीक है। लेकिन ये भी लैरिंग्स की पार्ट नहीं है लेकिन लैरिंग्स के साथ ये टाइटली जो है अटैच है। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको हम आगे देखते हैं। अब इसके रिलेशंस की तरफ आते हैं कि इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में कौन कौन से स्ट्रक्चर वाक़या हैं। तो इंटीरियर अगर हम जाएं फ्रंट की तरफ तो फ्रंट में हमारे पास फेशिया आ जाती है, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया दोनों। फिर इसके बाद आती है प्लेटिस्मा। प्लेटिस्मा इज़ अ टाइप ऑफ मसल्स, ठीक है, जो कि नेक रीजन में इंटीरियर टू द लैरिंग्स मौजूद होते हैं। और इसके बाद जो एक्सटर्नल की तरफ अगर हम चले जाते हैं इससे आगे, तो वहाँ पर हमारे पास स्किन मौजूद है, ठीक है। तो लैरिंग्स से अगर हम बाहर की तरफ आते हैं तो पहले हमारे पास फेशिया आते हैं, फेशिया के बाद मसल्स आते हैं, प्लेटिस्मा मसल, और इसके बाद स्किन आते हैं। पोस्टीरियर अगर हम उसकी बैक साइड की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर फेरिंग्स हैं, ठीक है, इसको हम लैरिंगोफेरिंग्स पार्ट कहते हैं। प्री वर्टिब्रल मसल्स हैं और सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं। कौन से वर्टिब्रे हैं? C3, C4, C5 और C6। ये 4 वर्टिब्रे इसके पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये देखिए जी, ये आपके पास है लैरिंग्स, तो इससे आगे यहाँ पर फेशिया आएगा, फिर प्लेटिस्मा मसल आएंगी और बाद में स्किन आएंगी। पोस्टीरियर साइड की तरफ इसकी क्या है? फेरिंग्स हैं, प्री वर्टिब्रल मसल्स हैं और फिर बाद में वर्टिब्रे आते हैं। अब अगर हम उसके सुपीरियर तरफ चले जाएं ऊपर की तरफ तो यहाँ पर भी आप लोगों को फेरिंग्स ही नज़र आएगा। अगर हम नीचे इन्फीरियर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर ये कंटिन्यू होता है एज आ ट्रैकिया। तो ये बहुत आसान सी रिलेशन याद करना बहुत सी आसान सी है। मैं यहाँ पर आप लोगों को स्केच ड्रा करता हूँ। सपोज दिस इज़ द लैरिंग्स, ठीक है। तो इसकी सुपीरियरली यहाँ पर क्या है हमारे पास? फेरिंग्स वाक़या है। ये देखिए, दिस पार्ट इज़ द फेरिंग्स, ठीक हो गया। इन्फीरियरली क्या है? इट कंटिन्यूज एज अ ट्रैकिया। ये आपके साथ हो गया ट्रैकिया। इंटीरियर की तरफ अगर हम चले जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास फेशिया आ जाते हैं, फेशिया की ज़ात के पास प्लेटिस्मा मसल आ जाते हैं और फिर स्किन आ जाते हैं। पोस्टीरियर की तरफ अगर हम चले जाए तो यहाँ पर सबसे पहले फेरिंग्स आ जाते हैं, इसके बाद मसल्स आ जाते हैं, प्री वर्टिब्रल मसल्स, और फिर 4 वर्टिब्रे जो हैं वो यहाँ आ जाते हैं, C3, C4, C5 और C6। तो ये इसकी रिलेशंस हो गई। अब जो हमने आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेजेस की बात की थी
तो कार्टिलेजेस हमारे पास यहाँ पर 6 कार्टिलेजेस हैं, जो कि हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। 3 जो है वो हमारे पास सिंगल हैं, प्लस 3 जो है वो हमारे पास पैर में है। तो पैर में, हर पैर में 2 कार्टिलेजेस होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 6 ये हो गई और 3 ये, तो टोटल नंबर हमारे पास 9 है कार्टिलेजेस की नंबर। लेकिन उसकी जो अगर हम पैर फॉर्म में ले लें तो फिर ये 6 बन जाते हैं, कि उनकी 3 सिंगल और 3 पैर में है। 3 पैर में 6 हो गई, तो ये टोटल 9 हो गई। जो सिंगल है दैट इज़ द एपिग्लॉटिस, थायराइड और क्रिकाइट, और जो पैर में है दैट इज़ द एरेटिनाइड, कार्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। तो एरेटिनाइड भी 2 हैं, कार्निकुलेट भी है 2 हैं, और क्यूनिफॉर्म भी 2 हैं। तो 6 ये हो गई और 3 ये, सो दैट इज़ द 9 टोटल नंबर। अब इसमें, इस 9 कार्टिलेजेस में या इस 6 कार्टिलेजेस में सारे कार्टिलेजेस जो है दैट इज़ द हाइलिन कार्टिलेजेस, एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस जो कि इलास्टिक कार्टिलेज है। ये आप लोग याद रखें। अब इसकी एनाटॉमी की तरफ देख लें तो यहाँ पर दिया गया है, ये जो लीप लाइक स्ट्रक्चर ग्रीनिश नज़र आते हैं दैट इज़ द एपिग्लॉटिस जो कि इलास्टिक है। फिर इसके बाद जो शील्ड लाइक स्ट्रक्चर ब्राउन कलर में नज़र आते हैं दैट इज़ द थायराइड। और इसके नीचे जो 2 नज़र आते हैं, यहाँ पर हमने कहा एरेटिनाइड इज़ अ पेयर, तो एक ये वाला हो गया, ये एक ये, तो ये पेयर फॉर्म में जो ब्लू नज़र आती है दैट इज़ द एरेटिनाइड। अब इसके नीचे जो नज़र आते हैं जो कि रिंग लाइक है, स्टेगनेट रिंग लाइट येलोइश कलर, दैट इज़ द क्रिकाइट कार्टिलेज। तो यहाँ पर जो 3 हमने सिंगल कार्टिलेजेस बताए थे वो आप लोगों ने देखे। जो ग्रीनिश है ये भी सिंगल है एपिग्लॉटिस, जो ब्राउनिश है थायराइड वो भी सिंगल है, और जो येलोइश है क्रिकाइट वो भी सिंगल है। फिर पैर जो है इसमें एरेटिनाइड है, एरेटिनाइड पैर फॉर्म में है, तो ये 2 आप लोगों को ब्लू कलर नज़र आते हैं। फिर हम कार्निकुलेट की तरफ आते हैं, तो कार्निकुलेट जो ब्लू है इसके ऊपर 2 छोटे छोटे नज़र आते हैं पर्पल कलर, ये वाला यहाँ पर 2 नज़र आते हैं बायलैटरली, एक साइड पे है एक दूसरी साइड पे है, दैट इज़ द कार्निकुलेट, वो भी पैर फॉर्म है। अब क्यूनिफॉर्म जो है वो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है, यहाँ पर तो नज़र नहीं आती, लेकिन इस यहाँ पर इस वाले रीजन में 2 छोटे छोटे कार्टिलेजेस हैं, दैट इज़ द क्यूनिफॉर्म। एपिग्लॉटिस जिस तरह हमने बता दिया कि ये वाहिद कार्टिलेज है जो कि इलास्टिक है, सिंगल भी है, और इसका शेप जो है वो लीप लाइक स्ट्रक्चर है। इसी तरह क्या बना हुआ था पिछले में आप लोगों ने देखा, ग्रीनिश कलर, सो लीप लाइक, सिचुएटेड एट द C3, जहाँ से लेयरिंग स्टार्ट हो जाते हैं वहीं पर ये मौजूद होते हैं। अब उसका जो लोअर हिस्सा है दैट इज़ द नैरो, ठीक है, उसका लोअर हिस्सा जो है वो टेपर्ड हो चुकी है, नैरो हो चुके हैं, एंड अटैच टू द थायराइड कार्टिलेज। पिछले डायग्राम में आप लोग देख लें, यहाँ पर लोअर हिस्सा जो है इसका वो नैरो है और थायराइड के साथ अटैच है, ठीक है। तो इस बाय द हेल्प ऑफ थायरो एपिग्लॉटिस लेगामेंट, मैंने बता दिया स्टार्ट में कि लेगामेंट क्या करते हैं, कार्टिलेज को एक दूसरे के साथ अटैच किया है उन्होंने, इसलिए हम इसको आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज कहते हैं। तो थायरो एपिग्लॉटिक लेगामेंट जो है वो थायराइड और एपिग्लॉटिस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। अब उसकी अपर बॉर्डर जो है दैट इज़ फ्री एंड प्रोजेक्टेड सुपीरियरली बिहाइंड द हाइड एंड बेस ऑफ द टंग, हाइड बोन की पीछे और बेस ऑफ द टंग में ये फ्रीली अवेलेबल है एपिग्लॉटिस, इसकी किसी के साथ आर्टिकुलेशन नहीं है, लेकिन लोअर में ये थायराइड के साथ आर्टिकुलेट है। द सुपीरियर इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एपिग्लॉटिस हैव कवरिंग अप अ म्यूकस मेम्ब्रेन। अब उसका ऊपर हिस्सा जो है इंटीरियर की तरफ, वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन है। इस वाले हिस्से पर ये क्या है, इस वाले हिस्से पर यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन है, विच स्वीप सेंट्रली एंड टू द टंग ऑन आइदर साइड, दोनों की तरफ ये टंग की दोनों साइड पे ये टंग की तरफ है, एंड टू द वॉल ऑफ द ओरोफेरिंक्स
फॉर्मिंग द ग्लासो एपिग्लॉटिस फोल्ड। ये आप अगर गूगल पे जाए और वहाँ पर सर्च कर ले एपिग्लॉटिस तो आप लोगों को क्लियर नज़र आएगा कि इसका जो ऊपर सरफेस है दिस इज़ द म्यूकस मेम्ब्रेन, और वो दोनों साइड पे टंग की तरफ जो है सेंट्रली प्रोजेक्टेड है। अब इसकी दो हिस्से हैं, एक है मीडियल और एक है लैटरल। ठीक हो गया, ये इस तरह होता है। तो एक इसकी मीडियल हिस्सा हो गया और एक इसकी लैटरल हिस्सा हो गया। अब मीडियल हिस्से के दोनों तरफ जो एरिया है, ये वाला एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड वेलिकुला। ठीक हो गया, मैं रिपीट करता हूँ कि जो एपिग्लॉटिस का अपर हिस्सा है, वो अपर हिस्सा जो है वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन है, और वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है एक्सटर्नल की तरफ बल्ज आउट हो गई है। ठीक है, ओरोफेरिंक्स में, टंग के नीचे। ठीक है, और उस वाले हिस्सा जो है वो एक सेंट्रल पार्ट बनाते हैं जिसके दो हिस्से हैं, एक है मीडियल और एक है लेटरल। तो जो मीडियल हिस्सा है उसकी दोनों तरफ एरिया को हम वेलिकुला कहते हैं, और ये वेलिकुला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंट्यूबेशन के हवाले से। यहाँ पर आप लोगों को एपिग्लॉटिस नज़र आता होगा, दिस वन इज़ द एपिग्लॉटिस। ठीक हो गया। अब दूसरा जो है थायराइड, तो थायराइड इज़ अ शील्ड लाइक, ठीक है, इसी तरह था। शील्ड लाइक स्ट्रक्चर था, इसी तरह सिंगल भी है, हाइलेन भी है, और लार्जेस्ट एमंग ऑल द लैरिंजियल कार्टिलेज। ये बात भी याद रखें, ठीक, इट इज़ द लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स। इसकी दो लेमिने हैं दैट मीट इन द मिड लाइन इंफीरियरली फॉर्मिंग अ नॉच, एक नॉच बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह नॉच ये बनाते हैं, दो लेमिनाज है इसकी, और ये नॉच है। द लैरिंजियल प्रोमिनेंस आर द एडम्स एप्पल। अगर हम इसको आगे शायद डायग्राम होगा, ये देखिए जी, ये उसके लेमिनाज हैं, ठीक है, जो कि आपस में कनेक्टेड है, और नॉच है। वहाँ पर एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड लैरिंजियल प्रोमिनेंस, थायराइड प्रोमिनेंस, या इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ये एडम्स एप्पल जो है दैट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन मैन में ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। द लेमिना कैरी सुपीरियर C4 एंड इंफीरियर हॉर्न C5 कार्नोआ एट देयर पोस्टीरियर बॉर्डर। कार्नोआ कहते हैं सींग को, तो उसकी सींग है, एक सुपीरियर है C4 के लेवल पर और एक इंफीरियर है C5 की तरफ। इंफीरियर कार्नोआ हैज़ अ फैसेट पर आर्टिकुलेशन विद द क्रिकाइड कार्टिलेज। अब जो इंफीरियर कार्नोआ है, ठीक है, ये सुपीरियर हो गई कॉर्ना आपके साथ, और ये हो गई इंफीरियर कॉर्ना। ये इस तरह होता है, मैं आप लोग ये, तो ये सुपीरियर हॉर्न्स हैं और ये इंफीरियर हॉर्न्स हैं। अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखें, ये इंफीरियर हॉर्न दिया गया है, तो ये इंफीरियर हॉर्न के लिए एक क्रिकाइड कार्टिलेज में एक जगह बनी हुई है जिसमें ये फिट होता है, जिस तरह बॉल इन सॉकेट जॉइंट होता है। तो एक बोन में बॉल होता है और दूसरी बोन में सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो फिट होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी थायराइड में हॉर्न है, इंफीरियर हॉर्न, और क्रिकाइड में फैसेट है, तो वो ये हॉर्न उस फैसेट में फिट होते हैं। अब क्रिकाइड की तरफ आते हैं, तो अगेन हमने बता दिया था कि एपिग्लॉटिस के अलावा सब कार्टिलेज जो है जो हाइलेन है, और ये सिंगल भी है, और इट इज़ अ सेगनेट रिंग शेप। यहाँ पर ये दिस इज़ द सेगनेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड एट द C6 यानी लोअर लेवल। C3 पे हम आपके साथ किया था एपिग्लॉटिस था, C4 और 5 पे आपके साथ थायराइड था, और C6 पे आपके साथ क्रिकाइड है।
इट आर्टिकुलेट एंड इट्स लेटरल बाइट विद द थायराइड कॉर्नो। हमने बात की कि इन्फीरियर जो कॉर्नोआ है उसके लिए फैसेट है इन द क्रिकाइड जो कि लेटरली एक दूसरे के साथ फिट होते हैं। एंड इट्स अपर बॉर्डर आर्टिकुलेट विद द एरेटिनाइड कार्टिलेज, और अपर बॉर्डर पे ये एरेटिनाइड, यहाँ पर आप लोग, मैं थोड़ा जूम करके ये देखिए जी, यहाँ पर आप सुपीरियर सरफेस पे ये एरेटिनाइड कार्टिलेज के साथ अटैच्ड है। अब क्रिकाइड प्रेशर एनेस्थीसिया के दौरान बाज़ औक़ात जब इमरजेंसी सर्जरी होती है, इमरजेंसी सर्जिकल प्रोसीजर होता है, तो उसी दौरान हमको पता नहीं होता कि ये इस बंदे ने लास्ट टाइम खुराक कब लिया था। तो हम एहतियाती तौर पर एक इंडक्शन करते हैं, टाइप ऑफ इंडक्शन करते हैं जिसको हम कहते हैं रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करते हैं। रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन में हमारे पास एक ट्राइएड है जो कि बाद में किसी दिन मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊंगा। उसमें हम मसल रिलैक्सन देते हैं जिसको हम कहते हैं सक्सामेथोनियम। इसमें हम इंडक्शन एजेंट देते हैं जो कि रैपिड हो, और तीसरा इसमें है क्रिकाइड प्रेशर। क्रिकाइड प्रेशर के अंदर हम क्या करते हैं, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि हम क्रिकाइड कार्टिलेज के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। जो रेड नज़र आती है दैट इज़ द क्रिकाइड कार्टिलेज। इसके के थ्रू हम प्रेशर लगाते हैं और ये प्रेशर क्रिकाइड कार्टिलेज से पास आउट होकर पीछे एसोफेगस की तरफ चले जाते हैं और एसोफेगस को स्क्वीज़ करते हैं, उसको बंद करते हैं ताकि इंडक्शन के दौरान पेशेंट की गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर की तरफ ना आ जाए, इसलिए हम उसको क्लोज करते हैं। तो इसको कहते हैं क्रिकाइड प्रेशर, और ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, ड्यूरिंग द इमरजेंसी सर्जिकल प्रोसीजर, जहाँ पर हमें पता नहीं होता कि ये पेशेंट ने लास्ट मील कब लिया है। तो हम उस मील को एक्सपायरेट होने से बचने के लिए क्रिकाइड प्रेशर अप्लाई करते हैं जो कि एसोफेगस को बंद करेगा। इसको हम कहते हैं क्रिकाइड प्रेशर, या इसको हम कहते हैं सिलिक मैनेवर। अब हम पेयर्ड कार्टिलेज की तरफ आते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ द एरेटिनाइड कार्टिलेज विच इज़ द पैरामाइडल शेप, 3 साइडेड स्ट्रक्चर है इसकी, 3D यानी इंटीरियर पोस्टीरियर, ईच विद द लेटरल मस्कुलर प्रोसेस एंड इंटीरियर वोकल प्रोसेस। अब इसकी प्रोसेसेस हैं जो कि इंटीरियरली और लेटरल की तरफ है। जो इंटीरियर है दैट इज़ द वोकल प्रोसेस, क्योंकि वो आगे वोकल कार्ड के साथ तरफ है, और लेटरल जो है वो मस्कुलर है। कार्निकुलेट कार्टिलेज इज़ अ स्मॉल नड्यूल लाइंग एट द एपेक्स ऑफ एरेटिनाइड। जो हमने डायग्राम में आप लोगों को भी दिखाया कि इसके ऊपर 2 छोटे छोटे कार्टिलेजेस हैं, नड्यूल लाइक, ठीक है। तो ये एरेटिनाइड की एपेक्स पे मौजूद है। अब क्यूनिफॉर्म दैट इज़ अ फ्लैक ऑफ कार्टिलेज विद इन द मार्जिन ऑफ द एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। अब एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड को क्या है, दैट इज़ अ फेब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन बिटवीन द एपिग्लॉटिस एंड द एरेटिनाइड। एरेटिनाइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस के दरमियान एक मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड की मार्जिन्स पे मौजूद होते हैं, उसकी सर पे मौजूद होते हैं। जिस तरह हमने पहले इस डायग्राम में आप लोगों को वहाँ पर ड्रॉ किया कि ये लेटरल साइड पे मार्जिन्स पे ये मौजूद होते हैं। अ फ्लैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक टुकड़ा सा है। अब क्यूनिफॉर्म और कार्निकुलेट ये दोनों कार्टिलेजेस हमारे पास मसल अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ डिफरेंट मसल्स जो है वो अटैच हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग पेयर्ड कार्टिलेजेस को इजीली देख सकते हैं। दिस इज़ द एरेटिनाइड और उसकी एपेक्स पे क्या है, कार्निकुलेट है, जबकि क्यूनिफॉर्म जो है ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये छोटे छोटे ये मौजूद है। और इन दोनों का फंक्शन क्या है कि इट प्रोवाइड द मसल अटैचमेंट। अब हम लेगामेंट्स की तरफ आते हैं जो कि कार्टिलेजेस को कनेक्ट करेंगे। तो लेगामेंट्स को भी हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक को हम कहते हैं एक्सट्रेंसिक और दूसरे को हम कहते हैं एंट्रेंसिक। जो एक्सट्रेंसिक है दे आर
लार्ज, उसका साइज़ बड़ा है, जबकि इंट्रिंसिक जो है दे आर स्मॉल। और इस लिगामेंट्स का फंक्शन क्या है कि इट लिंक द लैरिंजियल कार्टिलेजेस। अब जो एक्सट्रिंसिक है दे आर 4 इन नंबर, उसमें है थायरोहाइड मेम्ब्रेन। थायरोहाइड मेम्ब्रेन जिस तरह नाम से जाहिर है ये थायराइड कार्टिलेज और हाइड बोन को कनेक्ट करेगा। दूसरा है हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट जो कि हाइड बोन और एपिग्लॉटिस को कनेक्ट करेगा। क्रिकोथायराइड लिगामेंट ये क्रिकाइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज को कनेक्ट करेगा। और क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट जो कि ट्रैकिया और क्रिकाइड को कनेक्ट करेगा। फिर माइनर की तरफ आते हैं, इसको हम स्मॉल साइनोवियल कैप्सूल भी कहते हैं। ये जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उसमें साइनोवियल कैप्सूल, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, तो उसी से डिराइव्ड हैं, इसलिए हम इसको स्मॉल साइनोवियल कैप्सूल भी कहते हैं या माइनर एनेस्थेटिक। एट प्रेजेंट बिटवीन द एरेटिनाइड एंड द क्रिकाइड कार्टिलेज एंड बिटवीन द थायराइड एंड क्रिकाइड कार्टिलेज। तो यहाँ पर ये बात आप लोग जहन में रखें कि जो माइनर इंट्रिंसिक लिगामेंट है दे आर प्रेजेंट बिटवीन द क्रिकाइड, ठीक है, क्रिकाइड का या एरेटिनाइड, क्रिकाइड और एरेटिनाइड के दरमियान, ठीक है, इसमें मौजूद होगा, और थायराइड और क्रिकाइड के दरमियान। तो इट बेसिकली प्रोवाइड द आर्टिकुलेशन फॉर द क्रिकाइड विद अदर कार्टिलेजेस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पहला वाला है दिस वन दैट प्रोवाइड द थायरोहाइड लिगामेंट है, जो कि थायराइड, ये देखिए जी, ऊपर आपके साथ जो वाइटिश नज़र आते हैं दैट इज़ द हाइड, और नीचे जो है हमारे पास क्या है, थायराइड है, तो उन दोनों के दरमियान कनेक्टेड है। यहाँ पर क्रिकोथायराइड देके थायराइड और क्रिकाइड को कनेक्ट किया है इनने, और क्रिकोथायराइड लिगामेंट ये भी है, ये क्रिकोट्रैकियल है, क्रिकाइड को और ट्रैकिया को कनेक्ट किया है। तो नाम से ज़ाहिर होता है कि कौन सा लिगामेंट किस स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है। अब मसल्स की तरफ आते हैं, तो द मसल में हमारे पास 9 मसल हैं, जिस तरह 9 कार्टिलेजेस है वैसी तरह 9 लिगामेंट है। इसमें 3 एक्सट्रिंसिक है और 6 इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक का फंक्शन क्या है? एक्सट्रिंसिक कनेक्ट द लैरिंग्स विद इट्स नीबर, जो इसकी नीबर में मौजूद स्ट्रक्चर होते हैं उसको लैरिंग्स के साथ कनेक्ट करेंगे, जबकि इंट्रिंसिक प्रोवाइड मोमेंट टू द लैरिंग्स। तो चलो आते हैं टुवर्ड द एक्सट्रिंसिक। इसमें है स्टर्नोथायराइड। स्टर्नोथायराइड इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टर्नम एंड द थायराइड कार्टिलेज, स्टर्नम और थायराइड के दरमियान है। और ये क्या करते हैं, जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो इट डिप्रेस द लैरिंग्स, क्योंकि ये लैरिंग्स को नीचे की तरफ खींचेगा। स्टर्नम नीचे है और लैरिंग्स ऊपर है, तो जब ये कंट्रैक्ट होगा तो लैरिंग्स स्टर्नम की तरफ डिप्रेस्ड होगा। थायरोहाइड क्या करते हैं, एट प्रेजेंट बिटवीन द थायराइड एंड द हाइड बोन, इट एलिवेट द लैरिंग्स, क्योंकि बोन ऊपर है, बोन आपके साथ हाइड बोन ऊपर है और थायराइड नीचे है, तो ये इस तरह होगा। तो जब ये कंट्रैक्ट होता है तो ये लैरिंग्स को ऊपर की तरफ एलिवेट करता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बोन होगा वो अपनी तरफ मसल को अट्रैक्ट करेगी। पहले वाले में स्टर्नम नीचे था तो इसलिए वो डिप्रेस होता था, अब इस वाले में बोन ऊपर है तो ये अपवर्ड की तरफ एलिवेट होगा। और तीसरा है इंफीरियर कंस्ट्रक्टर विच कंस्ट्रक्ट द फेरिंग्स। ये कब एक्टिवेट होता है, ये हमारे पास जब हम खुराक खाते हैं तो ये इंफीरियर कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट होकर फेरिंग्स को कंस्ट्रक्ट करता है और लैरिंग्स एलिवेट हो जाते, डायलेट हो जाते हैं। अब लैरिंजियल मसल क्या करते हैं, जो इंट्रिंसिक है इट प्रोवाइड द मोमेंट। द फर्स्ट वन इज द पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनाइड, जो कि एरेटिनाइड और क्रिकाइड के दरमियान है, एंड इट ओपन द ग्लॉटिस बाय एबडक्टिंग कार्ड। एक्चुअली ये होता है, जो ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस इज प्रेजेंट बिटवीन द लैरिंग्स इन द ट्रैकिया। ये देखिए जी,
ये एक्चुअली यहाँ पर ये ग्लॉटिस होता है, बंद होता है जब हम खुराक खाते हैं। तो जब हम खुराक खाने के बाद हम सांस लेते हैं तो उसी दौरान पोस्टीरियो क्रिकाइड क्रिको एरेटिनाइड मसल जो है वो एक्टिवेट होकर हो जाते हैं, और जो कार्ड्स हैं इन दोनों कार्ड्स को एबडक्ट करते हैं। एबडक्ट का मतलब है मूवमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो एक को इस तरफ खींच के ले आते हैं, इसको इस तरफ खींच लेते हैं, तो उसके दरमियान जो स्लेट होता है दैट स्लेट बिकम ओपन एंड द ग्लॉटिस इज ओपन एंड देन द पैसेज इज प्रोवाइडेड टू द एयर फ्लो। तो उसमें फिर एयर फ्लो जो है वो हो जाते हैं टूवर्ड द लैरिंग्स। अब दूसरा जो है दैट इज़ द लेटरल क्रीको एरेटिनाइड मसल। लेटरल क्रीको एरेटिनाइड मसल क्या करते हैं, क्लोज द ग्लॉटिस बाय द एडक्टिंग कार्ड। अब ये इसके अपोजिट फंक्शन करते हैं कि ये ग्लॉटिस को क्लोज करते हैं। जब हम सांस ले पाते हैं तो इसके बाद अब इसको क्लोज भी करना है ताकि फूड के पार्टिकल इसमें ना चले जाए। तो अब मोमेंट पहले अपोजिट डायरेक्शन में हुआ था, अब इसमें इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड ईच अदर। जो फोल्ड्स हैं वो एक दूसरे की तरफ मोमेंट करेंगी, जिसको हम एडक्शन कहते हैं। तो ये फोल्ड जो है अब इस डायरेक्शन में मोमेंट करेगा, और इसके दरमियान जो स्लिट प्रोड्यूस हुआ था, जो स्पेस ओपन हुआ था, वो अब बंद हो जाएगा। थर्ड वन जो है दैट इज़ द एंटर एरेटिनाइड। एंटर एरेटिनाइड मसल जो है क्लोज द ग्लॉटिस बाय कनेक्टिंग द एरेटिनाइड्स। जो दो एरेटिनाइड्स थे वो दो एरेटिनाइड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा, एक वो भी एडक्शन करेगा। तो एडक्शन की वजह से वो एक दूसरे के करीब आएगा और ये फर्दर नैरो करेगा द स्पेस बिटवीन द फोल्ड्स, और ग्लॉटिस जो है वो उसकी ओपनिंग क्लोज हो जाएगी। फोर्थ वन इज़ द थायरो एरेटिनाइड विच रिलैक्स द कार्ड बाय शॉर्टनिंग दस पुलिंग द एरेटिनाइड इंटीरियरली। ये एक्चुअली हेल्प करते हैं जो एरेटिनाइड कार्टिलेजेस हैं उसकी एडक्शन में, इंटीरियर एडक्शन में हेल्प करते हैं। फिफ्थ वन इज़ द वोकेलिस विच प्रोवाइड द फाइन एडजस्टमेंट फॉर द वोकल कार्ड टेंशन। जो वोकल कार्ड की टेंशन है उसको वो एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट का यहाँ पर मतलब ये है कि जब हम खुराक खाते हैं तो उसके दौरान इसके साथ क्या करना और दूसरा जो हम सांस लेते हैं तो इसी दौरान वोकल कार्ड किस पोजीशन में होना चाहिए। तो ये फाइन एडजस्टमेंट एक्चुअली वोकैलिस करते हैं एंड इट कंट्रोल फ्रॉम द ब्रेन। और सिक्स वन जो है वो क्रीको थायराइड मसल है विच लाइज द आउटसाइड द कार्टिलेजेस, और ये जो डिग्लूटेशन हम करते हैं उस डिग्लूटेशन में ये हेल्प करते हैं। अब ओवरऑल फंक्शन ऑफ द इंट्रिंसिक लेरेंजियल मसल्स क्या है। सो तीन इसकी फंक्शंस हैं ओवरऑल, अगर हम इसको देख लें। ओपनिंग द कार्ड्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, क्योंकि इंस्पायरेशन के दौरान हमें एयरवे क्लियर होना चाहिए तो ये कार्ड को ओपन करेगा। एंड क्लोज द कार्ड एंड द लेरेंजियल एंडेड ड्यूरिंग डिग्लूटेशन। और थर्ड है अल्टर द टेंशन ऑफ द कार्ड ड्यूरिंग स्पीच। बाज़ औक़ात लोग आवाज़ जो है वो लाउडर निकालना चाहते हैं, कुछ स्लो निकालना चाहते हैं, किसी का पिच ज़्यादा हो, किसी का पिच जो है वो कम निकलता है। तो एक्चुअली ड्यू टू द टेंशन ऑफ द कार्ड जो कि वोकैलिस मसल है उसके वजह से होते हैं। तो ये तीन फंक्शन है इंट्रिंसिक मसल्स की ओवरऑल, कि एक इसको इंस्पायरेशन के दौरान कार्ड के दरमियान जो ओपनिंग जो स्लेट है वो उसको ओपन करता है, डिग्लूटेशन के दौरान बंद करता है, और स्पीच प्रोडक्शन के दौरान उसकी टेंशन को एडजस्ट करते हैं। अगर हम इसकी आर्टियल सप्लाई देख लें तो मोस्टली जो आर्टियल सप्लाई होती है ये सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी जो कि थायराइड आर्टरी का ब्रांच है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी का, और वो एक्सटर्नल कैरोटिड से निकला है। और दूसरा है इन्फीरियर लेरेंजियल आर्टरी जो कि इन्फीरियर थायराइड आर्टरी का ब्रांच है, एंड इट बेसिकली कम्स फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी। वेनस जो है वो अगेन सुपीरियर और इन्फीरियर थायराइड वेन्स के थ्रू ये
ड्रेन होता है लेरेंजल एरिया। नर्व सप्लाई जो है यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ द वेगस नर्व जो है सप्लाई करते हैं। एक है सुपीरियर लेरेंजल नर्व और दूसरा है इन्फीरियर लेरेंजल नर्व, जिसको हम रिकरेंट लेरेंजल नर्व कहते हैं। रिकरेंट इसी तरह होता है, इसलिए हम इसको रिकरेंट लेरेंजल नर्व कहते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस आगे हम डिस्कस करते हैं। सुपीरियर लेरेंजल नर्व की तरफ आते हैं। इट पास डीप टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड देन डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। जहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास आउट होते हैं तो ये इसकी नीचे आते हैं और इसकी नीचे आकर फिर वहाँ पर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। एक है एक्सटर्नल ब्रांच विच इज़ द स्मॉल और इट सप्लाई टू द क्रिकोथायराइड मसल्स, और जो इंटरनल ब्रांच है दैट इज़ द लार्ज एंड इट इज़ सेंसरी, बेसिकली इट इज़ सेंसरी एंड अबाउ द वोकल कार्ड एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ द एपिग्लॉटिस। वोकल कार्ड को सप्लाई करते हैं और एपिग्लॉटिस को। फिर रिकरेंट या इंफीरियर लेरेंजल नर्व की तरफ आते हैं। सो दैट इज़ ऑन द राइट साइड एंड एट लीव द वेगस एज एट क्रॉस द सबक्लेवियन आर्टरी। पहले ये एज अ वेगस नर्व आते हैं और जब सबक्लेवियन आर्टरी से पास आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये फिर वेगस नर्व से कन्वर्ट होकर रिकरेंट लेरेंजल नर्व बन जाते हैं। अब लेफ़्ट साइड की तरफ आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे जब ये एओर्टिक आर्च से आगे जाते हैं, उसको क्रॉस करते हैं, तो फिर ये रिकरेंट लेरेंजल नर्व बन जाते हैं। तो यहाँ पर बात जहन में रखें कि ये बेसिकली वेगस नर्व है, लेकिन राइट साइड पे जब वो सबक्लेवियन आर्टरी को क्रॉस करते हैं तो इट बिकम रिकरेंट लेरेंजल नर्व। लेकिन लेफ़्ट साइड पे ये जब एओर्टिक आर्च को क्रॉस करते हैं तो इट बिकम रिकरेंट लेरेंजल नर्व। तो ये बेसिकली बायलेटरली मौजूद होते हैं, राइट साइड पे भी होता है और लेफ़्ट साइड पे भी होता है। इट सप्लाई मोटर टू ऑल इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लैरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड, क्योंकि उसको सुपीरियर लेरेंजल नर्व सप्लाई करते हैं। एंड सेंसरी बिलो द वोकल कार्ड, क्योंकि अबाव द वोकल कार्ड को सेंसरी सप्लाई इंटरनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेरेंजल नर्व करते हैं, जबकि इन्फीरियर या रिकरेंट लेरेंजल नर्व जो है वो वोकल कार्ड से नीचे वाले हिस्से को सेंसरी सप्लाई करते हैं और मोटर जो है वो तमाम लेरेंजल मसल एक्सेप्ट द क्रिकोथायराइड मसल में सप्लाई करते हैं। तो मोस्ट एरिया जो है उसको रिकरेंट सप्लाई करते हैं। अब ये देख लें यहाँ पर, दिस इज़ द वेगस नर्व, ठीक है, ऊपर से वेगस नर्व आ रहे हैं। जब ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को क्रॉस करते हैं सो इट बिकम द सुपीरियर, यहाँ पर इस एरिया में इट बिकम द सुपीरियर। लेकिन जब ये कैरोटिड आर्च को क्रॉस करते हैं, यहाँ पर ये देखें दिस इज़ द कैरोटिड आर्च, तो जब ये कैरोटिड आर्च को क्रॉस करते हैं तो इट बिकम रिकरेंट लेरेंजल नर्व। और रिकरेंट लेरेंजल नर्व जो है वो क्रिकोथायराइड मसल के अलावा बाकी सबको सब सेंसरी सप्लाई करते हैं और वो कलकाट के नीचे वाले हिस्से को, इस हिस्से को भी सप्लाई करते हैं। अब बाज़ औक़ात लेरेंजल नर्व इंजरी हो जाती है। अक्सर जब थायराइड सर्जरी होती है तो उसमें सर्जन से ये नर्व जो है उसकी कट लग जाते हैं, तो बाद पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट फिर या जब आवाज़ निकालते हैं तो वो स्ट्राइडर में होता है, बाज़ औक़ात उसका आवाज़ जो है वो बहुत कम होता है और बाज़ औक़ात उसकी आवाज़ नहीं होते। तो फिर उसमें मेडिको लीगल केसेस बनते हैं और वो मेडिकल लीगल केसेस एनेस्थीसिया की तरफ के ऊपर आते हैं कि उन्होंने इतना ज़्यादा एनेस्थेटाइज़ किया है पेशेंट को कि वो उसकी जो नर्व्स है वो एनेस्थेटाइज हो गई है परमानेंटली और वो फिर आवाज़ या कम निकालते हैं या स्ट्राइडर होते हैं या नहीं निकालते। लेकिन बेसिकली इस तरह नहीं होता। एक्चुअली ये होता है कि वो नर्व्स जो है वो डैमेज हो चुका होता है। तो ये बात आप लोग जहन में रखें। एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेरेंजल नर्व इज़ इन क्लोज एसोसिएशन विद द सुपीरियर थायराइड वेसल। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि उस जो कैरोटिड आर्टरीज़ है और सबक्लेवियन आर्टरीज़ है उसके नीचे ये आ चुके हैं। तो अक्सर ये सर्जरी के दौरान जब वेसल वो काटते हैं
लाइगेट करते हैं तो इसी दौरान ये डैमेज हो जाते हैं। अब चूँकि क्रिकोथायराइड मसल इज़ द ओनली मसल जो कि वहाँ पर सप्लाइड है, देयर इज़ लॉस ऑफ द कार्ड टेंशन एंड हार्सनेस फॉलोइंग यूनिलेटरल डैमेज। अब हार्सनेस कब होगा, स्ट्राइडर कब प्रोड्यूस होगा, जब आपके साथ एक साइड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व दोनों साइड पे है, अगर एक साइड पे ये कट हो गया तो पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली हार्सनेस करेंगे, आवाज़ जो है वो सही तरह से नहीं निकाल पाएंगे, और ये बाज़ औक़ात टेम्पररी हो जाते हैं क्योंकि दूसरी साइड पे जो नर्व है वो इंटैक्ट है तो वो इसको कंपेंसेट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आते हैं कि थायराइडेक्टोमी के दौरान जब लेरेंजियल रिकरेंट लेरेंजियल आर्टरी दोनों साइड पे कट हो जाते हैं तो फिर वोकल कार्ड जो है वो परमानेंटली पैरालाइज हो जाते हैं। तो जब वोकल कार्ड परमानेंटली जो है वो आपके साथ कट हो जाते हैं तो फिर कोई कंपेंसेशन के लिए मौजूद। अब गेन यहाँ पर ये बात लिखी है कि अगर हार्सनेस है तो यूनिलेटरल है तो हार्सनेस होगा जो कि खुद ब खुद कंपेंसेट हो जाते हैं, लेकिन अगर बाइलेटरल है दोनों साइड पे है तो फिर टोटल लॉस ऑफ द वोकल कार्ड फंक्शन एंड मे रिजल्ट इन सीवियर स्ट्राइडर एंड डिस्निया एंड लॉस ऑफ, या तो सीवियर स्ट्राइडर होगा या परमानेंट लॉस ऑफ द स्पीच या वॉइस प्रोडक्शन जो है वो होगी। तो ये चीज़ें आप लोग जहन में रखें। अब लोकल एनेस्थीसिया में इसका क्या इम्पोर्टेंट है, तो अक्सर जब हम इंटूबेशन करते हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है तो उसमें लेरेंजियल स्टिमुलेशन की वजह से टेकिकार्डिया और हाइपरटेंशन हो जाते हैं। तो ऑलरेडी हाइपरटेंसिव या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट में ये ख़तरनाक होते हैं क्योंकि उसमें फिर एमआई या स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें पहले से उसकी जो नर्व्स है उसको ब्लॉक करना होगी ताकि उसके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए हम नर्व्स को ब्लॉक करते हैं, मोस्ट कॉमनली द सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, उसको ब्लॉक करते हैं। तो एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेरेंजियल नर्व एट द ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हाइट बोन है ना, ये देखिए जी इस तरह होता है, हाइट बोन इस तरह होता है, ये एक उसकी ग्रेटर हॉर्न होते हैं, ठीक है, ये ग्रेटर हॉर्न है। तो अगर हम इस लेवल पे जो लेरेंजियल नर्व है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व उसको ब्लॉक कर सकते हैं, या अगर जो प्यूरिफॉर्म फोसा हमने फेरेंक्स में पढ़ा था इस तरह जो होता है, अगर या उसके हम इंटरनल ब्रांच यहाँ से पास आउट होते हैं तो इसको भी यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से लेरेंक्स आपका ब्लॉक होगा। दूसरा ये है कि लिग्नोकेन नेबुलाइजेशन। लिग्नोकेन इज़ द लोकल एनेस्थेटिक। क्या है, तो अगर आप इसको नेबुलाइजेशन में डाल लें जिसका फ्यूम्स बनेगा, एक्चुअली लोकल एनेस्थेटिक इज इन द लिक्विड फॉर्म, तो नेबुलाइजर मशीन उसको वेपर्स में कन्वर्ट करेगा और इन्हेलेशन के दौरान पेशेंट के अंदर जाएगा तो उसका जो लेरेंक्स है वो पूरा लोकली एनेस्थेटाइज होगा। और तीसरा है लोकल स्प्रे। एक स्प्रे फॉर्म में आते हैं, ऑलरेडी ये अवेलेबल भी है, तो आप पेशेंट का मुंह पूरी तरह खोल दें और उसकी लेरेंक्स के ऊपर स्प्रे करें, तो इसी दौरान वो लोकल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस होगा और वो कॉम्प्लिकेशन फिर हमारे पास नहीं आएंगे। अच्छा, तो ये तो होता आज का हमारा लेक्चर। अब इसमें आप लोगों की इसी वीक का जिस वीक का ये लेक्चर है तो इसकी अटेंडेंस के लिए जो असाइनमेंट मैंने रखी है वो एक प्रेजेंटेशन है जो कि 10 मैक्सिमम 10 स्लाइड्स के ऊपर होंगी। तो इसमें आप लोगों को क्या करना होगी कि आप लोगों को ट्रेकियास्टोमी के ऊपर बनाना होगी। ट्रेकियास्टोमी को डिफ़ाइन करेंगे कि ट्रेकियास्टोमी क्या है, किस तरह हम करते हैं, उसकी ब्रीफ सा एनाटमी कि कहाँ पर हम कट लगाते हैं, ठीक है, और किस तरह वो ट्यूब जो है उसमें इंसर्ट करते हैं। और थर्ड वन इसकी इंडिकेशन क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम ट्रेकियास्टोमी को कर सकते हैं। तो इस पर आप लोग को 10 स्लाइड्स का मैक्सिमम प्रेजेंटेशन बना दें और 18 तारीख़ की रात 12 बजे से पहले मुझे जो है इसको सबमिट करें ताकि इसके ऊपर फिर आप लोगों की पूरी वीक की अटेंडेंस मैं लगा सकूं। इस लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम हो तो आप इजीली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।
और मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू वेरी मच।